हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर एक एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछा जाता है, बी इट एनी काइंड ऑफ एग्ज़ाम, एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश या फिर कोई भी टेट एग्ज़ाम, एसएससी, सीजीएल, आपको इससे क्वेश्चन देखने को हमेशा मिलेगा। एंड द टॉपिक इज़ फिगर ऑफ स्पीच। ये वीडियो का सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है मोस्ट एक्सपेक्टेड फिगर ऑफ स्पीचेस। जी यस, हमारे कुछ फिगर ऑफ स्पीच ऐसे हैं जो कि रिपीटेडली मोस्ट एक्सपेक्टेडली आते हैं एग्ज़ाम में, जैसे कि एलिट्रेशन हो गया, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आयरनी हो गया, मेटाफर हो गया। बट आज की इस वीडियो में हम उन फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी कंफ्यूजिंग है। अब हमें मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन याद रहता है, बट कुछ फिगर ऑफ स्पीच बहुत कंफ्यूजिंग है जिनको हमें दिमाग में अच्छे से बिठाना है। तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरियस येट वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स। अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, आप उसे डेफिनेटली देखिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी competitive एग्ज़ाम। नाउ कमिंग बैक टू दिस वीडियो, इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा बिकॉज एंड में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस आते कैसे हैं एग्ज़ाम्स में। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो यू कैन get the notifications of my new video. So the first one we have is antithesis. It refers to the juxtaposition of opposing or contrasting ideas to secure an effective contrast by balancing. Antithesis का मतलब होता है जब दो opposite ideas या दो opposite बातें साथ में बोली जा रही हो या करी जा रही हो to have an effect, मतलब जब हमें कोई प्रभाव दिखाना हो और उस प्रभाव को दिखाने के लिए हम दो अलग आइडियाज़ को साथ में रखते हैं तो उसे हम बोलते हैं एंटाइथेसिस। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं। अब आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यूनाइटेड वी स्टैंड का मतलब है अगर हम एक साथ काम करेंगे, अगर हम एक साथ इकट्ठे होकर कुछ करेंगे तो वी विल स्टैंड। अब स्टैंड का मतलब ये नहीं कि हम खड़े हो जाएंगे, अगर हम एक साथ कुछ काम कर रहे हैं सो डेफिनेटली वी विल हैव द सक्सेस, वो काम हम अच्छे से कर पाएंगे। डिवाइडेड वी फॉल का मतलब अगर हम एक ही काम को अलग अलग तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली वो काम नहीं होगा। वी फॉल का यहाँ पे मतलब ये नहीं कि हम गिर जाएंगे, बट यहाँ पे फॉल का मतलब है कि वो काम ठीक से नहीं हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे दो आइडियाज़ के बारे में बात करिए कि अगर हम एक साथ काम करेंगे तो वो हो जाएगा, और अगर हम अलग अलग काम करेंगे सेम काम, कोई अलग अलग लोग इस तरीके से करेगा, कोई इस तरीके से करेगा, तो वो काम ठीक से पूरा नहीं हो पाएगा। तब आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी प्रभावशाली लाइन है, सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे में बट काफ़ी इफेक्टिव वे में दो अलग अलग आइडियाज़ को यूज़ करके एक बहुत ही अच्छी बात बोली गई है। अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कीप योर माउथ क्लोज्ड एंड योर आईज ओपन। अब ये एक ऐसी लाइन है जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि अपना मुंह बंद रखो बट आंखें खुली रखो, मतलब हमें चौकन्ना रहना चाहिए और ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं एक ही सेंटेंस में कैसे दो अलग अलग आइडियाज़ यूज़ हुए हैं। एंड वो आइडियाज़ क्या है कि मुंह बंद और इसके ऑपोजिट आइडिया है आंखें खुली, और ये काफ़ी एक इफेक्टिव सेंटेंस है, काफ़ी प्रभावशाली चीज़ इसमें बोली गई है, बट इन अ वेरी सिंपल बट विद कंट्रास्टिंग आइडियाज़। तो ये एंटाइथेसिस का बहुत ही सिंपल और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है।
हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में ऑक्सीमोरॉन के बारे में भी पढ़ा था, तो आप यहाँ पे एक नोट देख सकते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट नोट है कि एंटाइथेसिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑक्सीमोरॉन। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऑक्सीमोरॉन में भी तो दो डिफरेंट आइडियाज़ एक साथ आते हैं, है ना। तो अब हम दोनों का डिफरेंस समझते हैं। अभी मैंने एंटाइथेसिस का समझाया, प्रभाव डालने के लिए दो ऑपोजिट आइडियाज़ हमने यूज़ करें। अब हम ऑक्सीमोरॉन का भी थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि ऑक्सीमोरॉन क्या होते हैं। ऑक्सीमोरॉन दो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, अभी हमने एंटाइथेसिस में ऑपोजिट वर्ड्स का यूज़ नहीं हुआ, डिफरेंट आइडियाज़ का यूज़ हुआ है। अब आप ऑक्सीमोरॉन का एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि डिफीनिंग साइलेंस। आप रेड हाईलाइटेड कलर में देख सकते हैं, लिखा हुआ है डिफीनिंग साइलेंस, क्रूअल काइंडनेस। तो आप देखिए यहाँ पे दो ऑपोजिट वर्ड्स का एकदम ही साथ में यूज़ हुआ है। क्रूअल मतलब कि काफ़ी क्रूर, काफ़ी निर्दयी आदमी या फिर कोई भी। तो क्रूअल मतलब निर्दयी और काइंडनेस मतलब काफ़ी दयालु। तो दो एकदम ऑपोजिट वर्ड्स जब साथ में यूज़ हो, ठीक है। ओपन सीक्रेट, एक ओपन मतलब एकदम खुला हुआ, और सीक्रेट मतलब एक जिसको हम बिल्कुल ही छुपा के रखे। तो एकदम दो ऑपोजिट वर्ड्स यूज़ हो गए साथ में, तब आता है ऑक्सीमोरॉन। बट अगर दो आइडियाज़ एकदम साथ में नहीं यूज़ हुए बट एक सेंटेंस में यूज़ हुए हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे एंटाइथेसिस। नेक्स्ट है साइनेडॉक, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट इज मेड टू रिप्रेजेंट द होल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली फॉर टीजीटी पीजीटी इंग्लिश में। अब हम इसका मतलब समझते हैं कि हिंदी में इसका मतलब होता क्या है। साइनेडॉक एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर हम सिर्फ एक ही वर्ड बोलते हैं, एक ही पार्ट बोलते हैं पूरी चीज़ का, कि उस एक ही पार्ट से सामने वाले को पूरी चीज़ समझ में आ जाए। अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब आप ये देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, इंग्लैंड लॉस्ट बाय 6 विकेट्स। इस सेंटेंस का मतलब है जो इंग्लैंड है वो 6 विकेट से हार गई। अब पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी क्रिकेट का जिक्र ही नहीं है कि क्रिकेट मैच हारी है। तो यहाँ पे सिर्फ एक क्रिकेट मैच का पार्ट यूज़ हुआ है जिससे हमें समझ में आया है, और वो पार्ट क्या है? वो पार्ट है विकेट्स। अब हमने देख लिया कि विकेट्स है, तो हमारे माइंड में आ गया विकेट किस में यूज़ होती है? क्रिकेट में। तो अब एक ही पार्ट से हमें पूरी चीज़ समझ में आ गई कि इंग्लैंड क्या मैच हारी है? क्रिकेट मैच। और किस पार्ट से हमें समझ में आई है पूरी चीज़? विकेट की वजह से। तो इसे ही बोलते हैं साइनेडॉक। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, एक पार्ट दिया जाएगा चीज़ का, और वो एक पार्ट से हमें पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी कि सेंटेंस क्या कहना चाहता है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो वो क्या होगा? साइनेडॉक। अब इसको हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक माई न्यू व्हील्स। अब व्हील्स का मतलब होता है पहिए। अब आपसे कोई पूछ रहा है डू यू लाइक माई न्यू व्हील्स, अब इसका ये मतलब नहीं है कि क्या आपको मेरे नए पहिए अच्छे लगे। हेयर इट मीन्स कि क्या आपको मेरी गाड़ी अच्छी लगी। अब ज़रूरी नहीं है वो गाड़ी ही हो, इट कुड बी एनीथिंग विच हैज़ व्हील्स इन इट। फॉर एग्जाम्पल, बाइक भी हो सकता है, स्कूटर भी हो सकता है। तो आप इधर देख सकते हैं, इस एग्जाम्पल में एक लड़की पूछ रही है डू यू लाइक माई न्यू व्हील्स, और पीछे गाड़ी खड़ी है। तो एक पार्ट से ही बंदा समझ गया वो कौन से व्हील्स की बात कर रही है। उसने ये नहीं बोला डू यू लाइक माई न्यू कार, बट उसने कार का सिर्फ एक ही पार्ट का जिक्र किया, और उसी से ही सामने वाले को समझ में आ गया कि वो अपने गाड़ी के बारे में बात कर रही है। डू यू लाइक माई न्यू व्हील्स, हेयर इट मीन्स दैट डू यू लाइक माई न्यू कार। सो इसे ही हम मानेंगे साइनेडॉक, वेयर वी यूज़ अ पार्ट, जहाँ पे हम एक पार्ट यूज़ करते हैं टू शो द होल थिंग। पूरी एक चीज़ दिखाने के लिए हम बस एक उसका छोटा सा पार्ट यूज़ करते हैं, और सामने वाला समझ जाता है कि उसका क्या मतलब है। नेक्स्ट देखिए, क्लाइमैक्स। अ क्लाइमैक्स इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर द एक्शंस स्टार्ट मूविंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। क्लाइमैक्स एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे कोई एक्शंस हो रहे हैं, मतलब एक नहीं, एक से ज़्यादा एक्शंस हो रहे हैं, और वो असेंडिंग ऑर्डर में हो रहे हैं, मतलब छोटे से बड़े ऑर्डर में वो हो रहे हैं एक्शंस। अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड। तो 3 एक्शंस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं?
केम, सॉ, कॉन्कर्ड। तो आप देखिए, पहले वो आया, फिर उसने देखा और फिर उसने कॉन्कर किया, मतलब जीत हासिल पाई। तो यहाँ पे एक्शंस हो रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में। पहले कोई इंसान आया, उसने आसपास देखा और देखने के बाद वहाँ पे जीत हासिल करी। तो ये एक क्रम में चल रहे हैं, छोटे से बड़े में। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि पहले ही आते ही उसने जीत हासिल कर ली, फिर उसने देखा और फिर वो आया। ये डिसेंडिंग हो जाएगा बड़े से छोटे क्रम में। बट क्लाइमैक्स वो फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे बहुत एक्शंस हो रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा, बहुत नहीं बोलेंगे बट एक से ज़्यादा एक्शंस हो रहे हैं, बट बढ़ते क्रम में, छोटे से बढ़ते क्रम में वो जा रहे हैं एक्शंस। तो ये क्या है? क्लाइमैक्स। एक और एग्जांपल देखिए, सेकंड वाला। द कैट क्राउच्ड ऑन ऑल फोर्स, लॉक्ड इट्स टारगेट, pounced high and struck its target down in a swift move। अब आप यहाँ पे देखिए, इस सेंटेंस में, इस एग्जाम्पल में बहुत से एक्शंस है। द कैट क्राउच्ड, क्राउच मतलब कैट चल कर आ रही है, जैसे जो कैट की वॉक है। लॉक्ड इट्स टारगेट, उसने अपने टारगेट को लॉक किया। पाउंस्ड हाई, पाउंस्ड मतलब उसने बहुत तेज की छलांग लगाई, जंप किया। एंड स्ट्रक इट्स टारगेट डाउन इन अ स्विफ्ट मूव, मतलब छलांग लगा के झपट्टे से उसने अपने टारगेट को खींच के नीचे ले आई एकदम तेज़ी से। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे एक्शंस हुए। तो सब एक असेंडिंग ऑर्डर में। पहले एक कैट चल कर आई, फिर उसने अपना टारगेट को फिक्स कर लिया कि यही मुझे चाहिए। उस टारगेट को पाने के लिए उसने एक बहुत ऊंची छलांग लगाई और एंड में अपने टारगेट को वो खींच के नीचे झपट्टे से ले आई। इस लाइन का ये मतलब है। तो आप देख सकते हैं हर एक एक्शन एक बढ़ते क्रम में है, छोटे से बढ़ते क्रम में है। तो इसे हम कहेंगे ये क्लाइमैक्स है। नेक्स्ट है एंटाई क्लाइमैक्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है और दिस इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ क्लाइमैक्स। जो अभी हमने पढ़ा उसका जस्ट ऑपोजिट है एंटाई क्लाइमैक्स। लेट्स जस्ट रीड इट्स डेफिनेशन। इट रेफर्स टू स्टेटमेंट्स gradually descend in order of importance. Unlike climax, anticlimax is the arrangement of series of words, phrases, or clauses in order of decreasing importance. जैसे कि अभी हमने पढ़ा क्लाइमैक्स में एक्शंस होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, सेम इसमें एक्शंस होते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते से नीचे क्रम में आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, he lost his family, his car and his cell phone। एंटाई-क्लाइमैक्स में जो वर्ड्स और फ्रेजेस जो भी यूज़ होते हैं, दे गो इन डिक्रीजिंग इम्पोर्टेंस, मतलब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सबसे पहले आएगी, फिर जो उससे कम चीज़ है वो उसके बाद में आएगी, और जो सबसे कम इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो लास्ट में आएगी। अब जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, ही लॉस्ट हिज फैमिली, हिज कार एंड हिज सेल फोन। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो पहले आ गई, फैमिली। सबसे पहले उसने अपनी फैमिली खोई, फिर उसने अपनी कार खो दी। फैमिली के बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? दूसरे नंबर पे कार। अब कार से भी कम इम्पॉर्टेंस क्या चीज़ है? सेल फोन। तो इसमें यही बता रखा है, जो क्रम है यहाँ पे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता रहेगा, मतलब सबसे पहली चीज़ जो आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम इम्पॉर्टेंट, फिर उससे कम इम्पॉर्टेंट। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई डाई, आई फेंट, आई फॉल। तो सबसे पहले यहाँ पे मेन एक्शन हो गया सबसे इम्पॉर्टेंट, डाई, मरना, फिर उसके बाद बेहोश होना, और उसके बाद सबसे कम गिरना। अब आप देखिए यहाँ पे 3 एक्शंस है, डाई, फेंट एंड फॉल। तो सबसे ज़्यादा देखना है हमें कि सबसे ज़्यादा भारी इफेक्ट किसका होगा, तो होगा मरने का। ठीक है, उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा किसी के मरने से। फिर उसके बाद क्या है? फेंट, बेहोश होने का। दूसरा एक्शन जिससे बहुत प्रभाव पड़े वो है फेंट होना, मतलब बेहोश होना। तीसरा है फॉल, मतलब गिरना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे भी एक्शंस जा रहे हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये भी बहुत पूछा जाता है, फिगर ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, तब हम इसे समझते हैं। एन एपिथेट इज अ वर्ड और फ्रेज विच डिस्क्राइब्स द मेन क्वालिटी ऑफ समवन और something, for example a happy person. Epithets are usually adjectives like happy that describe a noun like person.
तो इसमें पहले हम समझते हैं कि ट्रांसफर्ड एपिथेट में एपिथेट क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे, एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी, जैसे कि टॉल, हैप्पी, सैड, स्ट्रॉन्ग। तो ये वो क्वालिटीज़ है, एपिथेट का मतलब वो क्वालिटीज़ है जो कि किसी इंसान से रिलेटेड हो। ठीक है, तो अब हम समझ गए एपिथेट का मतलब। अब हम समझते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है। सो लेट्स सी दी डेफिनेशन फर्स्ट। ट्रांसफर्ड एपिथेट इज व्हेन this adjective is transferred to a different noun like happy birthday. So basically transferred epithet क्या है? ये एक ऐसी क्वालिटी है जो कि हम adjectives इंसानों के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट हम किसी पोएम में या किसी भी फ्रेज़ में अगर हम इंसानों वाली क्वालिटी इंसानों के अलावा किसी और नाउन के लिए यूज़ कर लें, अब वो नाउन कुछ भी हो सकता है, बस पर्सन को छोड़ के वो नाउन कुछ भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, अब वो नाउन प्लेस भी हो सकता है। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट वो है कोई ऐसा एडजेक्टिव जो इंसानों के लिए यूज़ होता है, बट हम इंसानों के लिए नहीं, हम किसी इंसानों को छोड़ के किसी और वस्तु के लिए यूज़ कर ले तो हम उसे मानेंगे ट्रांसफर्ड एपिथेट। एक एग्जाम्पल दिया है हैप्पी बर्थडे। अब बर्थडे तो इंसान नहीं है, हैप्पी का होता है इंसान, है ना। सैड और हैप्पी ये वैसे एडजेक्टिव्स है जो बताते हैं इमोशंस इंसानों के। ज़रूरी नहीं है इंसानों के, बट जानवरों के भी बता सकते हैं हैप्पी, सैड, बट अभी हम यहाँ पे इंसानों की बात कर रहे हैं। बट यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देखो, हैप्पी इंसानों के लिए यूज़ होता है, बट यहाँ पे इन्होंने बर्थडे के लिए यूज़ कर दिया, तो ये हो गया ट्रांसफर्ड एपिथेट। एक और एग्जाम्पल है, ही पॉइंटेड एन एंग्री फिंगर एट मी। अब एंग्री तो इंसान हो सकता है, एंग्री मतलब गुस्सा होना, हैप्पी मतलब खुश होना, तो ये सारी क्वालिटीज़ हम इंसानों के लिए यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे एंग्री किसके लिए यूज़ हुआ है? फिंगर के लिए। तो कोई भी ऐसी क्वालिटी जो कि हम इंसानों के लिए यूज़ करते हैं, बट किसी पोएम या फ्रेज़ में इंसानों की जगह वो किसी और नाउन के लिए यूज़ हो, तो वो हमारा हो जाएगा ट्रांसफर्ड एपिथेट। पर्सोनिफिकेशन और ट्रांसफर्ड एपिथेट काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। पर्सोनिफिकेशन में हम चीज़ों को पर्सोनिफाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्रीज़ वर डांसिंग। अब डांस कौन कर सकता है? डांस एक वर्ब है, ठीक है, तो डांस कौन कर सकता है? इंसान। बट हमने ये वर्ब किसके लिए यूज़ कर दिया? ट्रीज़ के लिए। तो हम यहाँ पे हम ट्रीज़ को पर्सोनिफाई कर रहे हैं। सो बेसिकली जब कोई वर्ब यूज़ होता है जो कि इंसानों के लिए यूज़ होता है, बट हम यूज़ उसे कर रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए उस वर्ब को, तो वो माना जाता है पर्सोनिफिकेशन। अब ट्रांसफर एपिथेट में हम यहाँ पे वर्ब नहीं यूज़ कर रहे, हम यहाँ पे क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं नॉन लिविंग थिंग के साथ। तो जहाँ पे क्वालिटी यूज़ हो जाए तो उसको हम मानेंगे ट्रांसफर्ड एपिथेट। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि सन स्माइल्ड एट अस। तो स्माइल करना भी एक एक्शन है, तो ये एक वर्ब है जो कि हमने स्माइल कौन करते हैं? इंसान, है ना। तो कोई हमने इंसानों वाला एक्शन यूज़ कर लिया नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, तो वो हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। और अगर हमने कोई क्वालिटी एडजेक्टिव यूज़ कर लिया इंसानों वाला किसी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, तो वो हो जाएगा ट्रांसफर्ड एपिथेट। इससे सिंपलेस्ट वे में हम नहीं समझ सकते इन दोनों के डिफरेंस को। वर्ब यूज़ किया है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जो हम यूज़ करते हैं इंसानों के साथ, आप ऐसे समझिए पर्सोनिफिकेशन। बट इफ़ वी यूज़ दी एडजेक्टिव और क्वालिटी ऑफ पर्सन्स विद नॉन लिविंग थिंग्स, तो उसको हम मानेंगे ट्रांसफर्ड एपिथेट। इस तरीके से समझो, आप कभी नहीं भूलोगे दोनों के डिफरेंस को। नेक्स्ट है एपीग्राम। ये भी बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, तो इसको समझते हैं। अ ब्रीफ सेइंग एंड्स विद विटी टर्न और थॉट। एपीग्राम क्या है? एक छोटा सा सेइंग है, एक छोटा सा ऐसा सेंटेंस है जो कि ख़त्म होता है एक विटी थॉट के साथ, मतलब एक मजाक के साथ। कोई आपको एक बहुत अच्छी चीज़ समझा दे बट विद द हेल्प ऑफ थोड़ा मजाक, तो उसको हम बोल सकते हैं एपीग्राम। फॉर एग्ज़ाम्पल,
देयर आर नो गेन्स विदाउट पेन्स। अब ये बहुत ही ऐसा फ्रेज है जो बहुत यूज़ होता है, नो गेन विदाउट पेन। तो पहले हम इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब है हम कब तब तक कुछ पा नहीं सकते जब तक हम दर्द ना सह ले। तो इस चीज़ का बेसिकली ये मतलब है कि हमें किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब वो चीज़ हमें मिलती है। तो इस सिंपल सी चीज़ को ऐसे ना कह के ऐसे कहा गया है कि नो गेन विदाउट पेन। तो थोड़ा मजाक भी है इसमें कि कोई चीज़ पानी है तो आपको दर्द सहना पड़ेगा। तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ भी बोल दी बट थोड़े से हंसी एलिमेंट के साथ, मजाक के एलिमेंट के साथ। तो ये क्या है, एक एपीग्राम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नो वन कैन मेक यू फील इन्फीरियर विदाउट योर कंसेंट। अब इस लाइन का क्या मतलब है, कोई भी आपको इन्फीरियर नहीं फील करा सकता, मतलब नीचा या आपको छोटा फील नहीं करा सकता विदाउट योर कंसेंट, जब तक आप उसे अपना कंसेंट ना दो। कंसेंट का मतलब होता है परमिशन। अब आप यहाँ पे देखिए कितनी ही इम्पॉर्टेंट बात बोली गई है कि आपकी सहमति के बिना कोई भी आपको छोटा नहीं फील करा सकता। तो इस बात के पीछे क्या मतलब छुपा है कि पहले आप खुद की रिस्पेक्ट करो और किसी को भी इजाज़त ना दो कि वो आपकी डिसरिस्पेक्ट करे। बट इसको इस सिंपल वे में ना बोल के बड़ा ही घुमा फिरा के मजाकिया के तौर पे बोला गया है, मतलब मजाक के तौर पे बोला गया है कि आपको कोई नीचा नहीं फील करा सकता जब तक आप उसे परमिशन ना दो। तो हम क्यों किसी को परमिशन देंगे कि हमें नीचा फील कराओ। तो इसका बेसिकली यही मतलब है कि आप पहले खुद की रिस्पेक्ट करो और किसी को इतनी हिम्मत भी ना दो जो आपको डिसरिस्पेक्ट कर सके। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ बट थोड़े स्मार्ट वे में बोल रखी है कि सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट इज़ यूनेंडो। तो हम समझते हैं कि पहले यूनेंडो होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यूनेंडो इज़ व्हेन यू से समथिंग विच इज़ पोलाइट and innocent on the surface but indirectly hints at an insult or rude comment. So यूनेंडो क्या है कि आप किसी को बहुत ही प्यार से किसी की बेइज्जती करते हो। आप किसी को बहुत प्यार से कोई चीज़ बोलते हो, ठीक है, बड़े ही अच्छे से मैनर में, बट उसके पीछे क्या छुपी होती है, बेइज्जती। तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनेंडो। आप एक एग्जाम्पल देखिए, Seems you have found a way to get some extra help on the test. अब देखिए इसका क्या मतलब है, Your friend is planning to cheating in exam with the help of a chit. तो आपका फ्रेंड है, उसने वो एग्ज़ाम देने जा रहा है और उसने एक चिट तैयार करी है चीटिंग के लिए। अब आप ये चीज़ देख रहे हो बट आप उसकी बेइज्जती भी नहीं कर सकते ऐसे कि भाई तू चीटिंग कर रहा है। तो आप उसको बहुत प्यार से बोल रहे हो, लगता है तुमने एक्स्ट्रा हेल्प अपने लिए ढूंढ ली है। तो एक्स्ट्रा हेल्प क्या है, एक्स्ट्रा हेल्प का मतलब है चिट। तो वो बहुत प्यार से उसने एक बात बोली बट उस प्यार के पीछे क्या है कि तुम एक गलत चीज़ कर रहे हो, तुम चीटिंग कर रहे हो। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, ही डिड नॉट कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर ही होप टू डाई विदाउट देम। तो एक आदमी है, अब वो अपना इलाज नहीं करा रहा। आप बहुत प्यार से उसके बारे में बोल रहे हो कि वो अपना इलाज नहीं करा रहा डॉक्टर से, क्यों, क्योंकि लगता है उसको डॉक्टर के बिना ही मरना है। अब इसके पीछे क्या बेइज्जती छुपी हुई है, क्या इसके पीछे हिडन मीनिंग छुपा हुआ है, वो क्या हो सकता है कि कोई एक आदमी है, वो जानबूझ के अपना इलाज नहीं करवा रहा क्योंकि वो ठीक ही नहीं होना चाहता, वो मरना ही चाहता है। तो इस चीज़ का बेसिकली आप बहुत प्यार से बोल रहे हो कि वो डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर रहा क्योंकि वो उनके बिना ही मरना चाहता है। अब वो उनको साथ लेके या क्यों किसी डॉक्टर की परमिशन लेके मरेगा। बट बेसिकली इस लाइन का ये मतलब है वो अपना खुद ट्रीटमेंट ही कराना नहीं चाहता या फिर वो अपने ऊपर पैसे नहीं खर्चना चाहता। तो इस लाइन का कुछ भी हिडन मीनिंग हो सकता है बट ये बहुत ही प्यार से बोली गई है जिसको सामने को सुनने वाले को बुरा भी ना लगे बट उसका छुपा हुआ मीनिंग थोड़ा इंसल्टिंग हो। अब हम आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए कैसे हैं फिगर ऑफ स्पीच से, जस्ट टू गेट एन आइडिया। सो लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। और अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, आई मस्ट रिकमेंड यू मस्ट वॉच दैट टू, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए,
Which figure of speech do we see in the following lines? He was a good teacher but a poor student. Options: antithesis, metonymy, irony या फिर simile. The correct answer is the A part, antithesis. अब ये एंटाइथेसिस क्यों है? हमने फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच ही इस वीडियो में पढ़ा था। कौन सा एंटाइथेसिस? जिसमें हम दो कंट्रास्टिंग मतलब दो ऑपोजिट आइडियाज एक ही सेंटेंस में यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहे हैं? दो ऑपोजिट आइडियाज, गुड टीचर बट पुअर स्टूडेंट। तो दो आइडियाज है, अच्छा टीचर है बट वो स्टूडेंट अच्छा नहीं था। तो एक ही सेंटेंस में दो ऑपोजिट आइडियाज, कंट्रास्टिंग आइडियाज यूज हो जाए तो वो हो जाएगा एंटाइथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एलिट्रेशन? एलिट्रेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। एलिट्रेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीचेस है, तो इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से क्लियरेंस होनी चाहिए माइंड में। तो इसमें क्या पूछा गया है कि हमें डेफिनेशन बतानी है कौन सी करेक्ट है फॉर एलिट्रेशन, और ये लास्ट ईयर ही यूपी पीजीटी में पूछा गया है। नाउ सी दी ऑप्शंस। इट इज़ द यूज ऑफ अ वेक और इक्विवोकल एक्सप्रेशन. इट इज़ अ कंट्रास्ट ऑफ ऑपोजिशन इन मीनिंग. इट इज़ repetition of speech sounds in a sequence of nearby words. It is the use of words that have become obsolete in common speech. ऑब्सोलीट का मतलब होगा जो कि अभी यूज़ में नहीं है। तो इस लास्ट वाले सेंटेंस का क्या मतलब है कि वो वर्ड्स होते हैं एलिट्रेशन जो कि अब यूज़ में है ही नहीं, ख़त्म हो गया जिनका यूज़ इस दुनिया से, ये वो वर्ड्स है। तो डेफिनेटली इट्स रॉन्ग। द करेक्ट आंसर इज़ द सी पार्ट. इट इज़ द रेपिटेशन ऑफ स्पीच साउंड्स इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स. तो बेसिकली एलिट्रेशन क्या है? एक सेंटेंस में हमें वर्ड्स दिए होते हैं बहुत सारे, और इन वर्ड्स का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उनका साउंड रिपीट कर रहा है, मतलब उनका साउंड सेम है, तो वो क्या माना जाता है? एलिट्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ओनोमेटोपिया? ओनोमेटोपिया पहले हम समझेंगे होता क्या है। ओनोमेटोपिया ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें साउंड्स आ जाती है, ठीक है, साउंड्स एज इट इज़ दी रहती है। फॉर एग्जाम्पल कूइंग ऑफ द पिजन, पिजन की साउंड को क्या आप बोलते हैं? कू करना, कूइंग, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या है। तो हेल इज रैटलिंग अपॉन द रूफ. हेल मतलब ओले, जो ओले गिर रहे हैं छत पे तो उनकी आवाज़ आती है, उस आवाज़ को हम क्या बोलते हैं? रैटल. तो यस, इस सेंटेंस में साउंड मेंशन है रैटलिंग, तो ये एग्जाम्पल है ओनोमेटोपिया का. द किंग फिशर फ्लू फास्ट लाइक अ पीस ऑफ द ब्लू स्काई. तो क्या इसमें कोई साउंड की आवाज़ है? नो. तो ये आंसर हो सकता है. द बेकन सिजल्ड इन द पैन. बेकन एक डिश है, तो कोई भी चीज़ अगर हम पैन में डालें और गैस ऑन है और गरम गरम तेल है तो एकदम से आवाज़ आती है। जैसे कि हम खाना बनाते हैं, हम अगर तड़का लगाते हैं तो ऑयल में एकदम से हम कुछ भी डालें तो एकदम से जो आवाज़ आती है उस आवाज़ को हम क्या बोलेंगे? सिजल, ठीक है। तो यस, इस यहाँ पे भी साउंड का मेंशन है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमेटोपिया. सी द नेक्स्ट डी ऑप्शन. द क्रीक ऑफ द ब्रांचेस इन द आइसी विंड मेड मी शिवर. अब जो ब्रांचेस है, पेड़ की टहनियाँ है, उनकी आवाज़ को क्या बोला गया है? क्रीच. क्रीच एक साउंड है, ठीक है। तो ये भी एक ओनोमेटोपिया का एग्जाम्पल है. सो द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट. यहाँ पे कोई भी साउंड मेंशन नहीं की. द किंग फिशर फ्लू फास्ट लाइक अ पीस ऑफ द ब्लू स्काई, यहाँ पे किसी भी साउंड का जिक्र नहीं हुआ. सो द आंसर इज सी. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्ड फॉर अ प्ले ऑन वर्ड्स? ये मैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ. प्ले ऑन वर्ड्स क्या है, किसकी डेफिनेशन है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये फिगर ऑफ स्पीच, और ये हरियाणा में 2019 में पूछा गया है. सो लेट्स सी दी ऑप्शंस. सिमिली है, मेटोनमी है, आयरन है या फिर पन है. द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, पन. प्ले ऑन वर्ड्स क्या है? इट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ पन. मतलब हम यहाँ पे डबल मीनिंग बातें कर सकते हैं, मजाक वाली बातें कर सकते हैं, दैट इज पन. नेक्स्ट क्वेश्चन,
The expression murderous innocence is an example of oxymoron, metonymy, irony या फिर pun. And the correct answer is the A part, oxymoron. Murderous innocence, दो opposite ideas या आप बोलो words, दो opposite words एकदम साथ में use हो गए, तो ये क्या है? Oxymoron. Next question. The expression dreaming house is an example of alliteration, metonymy, transferred epithet या फिर simile. यहाँ पे आंसर दिया हुआ है सी, ट्रांसफर्ड एपिथेट, बट आंसर होना चाहिए था पर्सोनिफिकेशन. अभी हमने पढ़ा है डेफिनेशन के हिसाब से ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या है, जहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ होता है, बट हमें पता है ड्रीमिंग एडजेक्टिव नहीं है, ये क्वालिटी नहीं है, बट ड्रीमिंग क्या है, एक वर्ब है. तो ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है 2011 का. तो आप देख सकते हैं कि ये गलत, मेरे हिसाब से तो इट इज़ अ रॉन्ग क्वेश्चन, बिकॉज ये डेफिनेशन के हिसाब से जा ही नहीं रहा. ट्रांसफर्ड एपिथेट में पूछा है, ट्रांसफर्ड एपिथेट अभी हमने डिस्कस किया है, एपिथेट का मतलब ही एडजेक्टिव है जो कि हम पर्सन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे एडजेक्टिव है ही नहीं, यहाँ पे तो वर्ब आ गया. मैंने आपको पहले भी जैसे अभी बताया था ये काफ़ी मिलते जुलते हैं, तो जिसने एग्ज़ाम सेट किया है मे बी वो पर्सन कंफ्यूज्ड होगा पर्सोनिफिकेशन या और एपिथेट के बीच में, तो उन्होंने ये ऑप्शन डाल दिया. ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सोनिफिकेशन होना चाहिए, बट आप ये मान के चलो पर्सोनिफिकेशन और ट्रांसफर्ड एपिथेट दोनों एक साथ ऑप्शंस में नहीं दिए रहते. मैंने बहुत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, कहीं पर भी दोनों ऑप्शंस साथ में नहीं थे. सो जो सबसे मिलता जुलता ऑप्शन है वो क्या है, पर्सोनिफिकेशन आंसर होना चाहिए था, बट वो नहीं है, बट पर्सोनिफिकेशन से मिलता जुलता यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट आंसर मार्क कर दिया गया है, और यही आंसर करेक्ट है, जो कि यूजीसी नेट के हिसाब से यही आंसर करेक्ट है. बट हमें अपने दिमाग में क्लैरिटी होना चाहिए कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. इन केस अगर हमें दो ऑप्शंस दे दिए गए बट आज तक दिए नहीं गए, तो वी शुड बी क्लियर दैट येस अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस दिस शुड बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवोक क्या है? ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो कि कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट ये लास्ट टाइम पूछ लिया गया है यूपी टीजीटी 2021 में. तो देख लेते हैं कि इक्विवोक क्या है. क्या ये एक मेटाफर का फॉर्म है, क्या ये एक स्पेशल टाइप ऑफ पन है, क्या ये एक मेटोनमी है, या फिर एक सिमिली है? सो द करेक्ट आंसर इज इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ पन. ये एक पन जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका एक टाइप है. सो दैट्स ऑल वी हैव इन दिस वीडियो. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लगता है आपको कुछ नया सीखने को मिला इस वीडियो के थ्रू, so please do subscribe my channel, and thank you so much for watching this video, and don't forget to hit the like button.